नेतागण और साथियों, आपको मालूम होगा कि इस देश में मजदूर वर्ग को जो गुलाम बनाने की साजिश इस एनडीए सरकार ने रची, और ये साजिश लगातार रची जा रही है। और जब सरकार ने ये तय किया कि अप्रैल महीने से नया जो 4 लेबर कोड उसको लागू करेगी, और ये बात जब ट्रेड यूनियनों को मालूम हुई तो देश के सभी ट्रेड यूनियनों ने 10 ट्रेड यूनियन बीएमएस को छोड़कर और स्वतंत्र फेडरेशनों ने यह तय किया कि हमें इसका प्रतिरोध करना है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों के नेताओं को बढ़िया से मालूम है और आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये जो लेबर कोड आएंगे अगर, तो ये लेबर कोड आपके ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीन कर आपको एक सम्मानित मजदूर वर्ग, जो आज कहते हैं कि गर्व से कहो हम मजदूर हैं, उस स्थिति को छीनकर, आपके उस सम्मान को छीनकर आपको एक गुलाम के रूप में परिवर्तित कर देगा, जिसको अपने मालिकों के इशारे पे नाचना होगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे, आपको संगठन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, आपको यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, आपको अपनी बात को कहने के लिए आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। और किसी जुल्म के खिलाफ जब आप कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाएंगे तो उसका भी अधिकार आपको नहीं रहेगा, क्योंकि वहां जाने के लिए भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसका साफ मतलब है कि लेबर कोड के आने के बाद आप गुलाम वर्ग में तब्दील कर दिए जाएंगे। गुलाम जिसको खाने को दो इतना कि वो टिका रहे और बाकी समय वो सिर्फ मालिकों के लिए काम करे। और इसीलिए आपने सुना होगा कि किसी से कहलवाया जा रहा है, जैसा कि ये सरकार करती है, सीधा सीधी कुछ नहीं करती, किसी कोने से एक चर्चा करवा देती है। कभी किसी मुख्यमंत्री ने, तो कभी किसी एलएनटी के डायरेक्टर के मुख से यह बयान दिलवा दिया जाता है कि काम के घंटे 12 घंटे होना चाहिए, किसी का कहना है 9 घंटे होना चाहिए। हम और आप इसको बहुत साधारण रूप में लेते हैं कि किसी का बयान है, लेकिन सच ये शुरुआत की जा रही है। सरकार की सोच जो है और उसकी जो मंशा है उसको उजागर करने के लिए पूंजीपतियों के मुंह से ये सब बयान दिलवाए जाते हैं, और उसके बाद ये देखा जाता है कि इन बयानों के खिलाफ जनता में और मजदूर वर्ग में किस तरह का प्रतिरोध पैदा होता है। तो इसी तरह बयान दिलवाया गया, और ये समझ लीजिए कि आपके काम के अगर ये कोड आ गया, आपके काम के घंटे भी बढ़ेंगे, आपका वेतन समझौता वगैरह की बात तो आप भूल ही जाइए। ये भी सीसीआई को लेकर तो भूल ही जाइए। आपके किसी भी अधिकार के लिए आप लड़ाई करने के काबिल नहीं रहे। और इसकी शुरुआत भी उन राज्यों में की जा चुकी है जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के आंदोलन को कुचलने के लिए उन पर जो नया कोड एक लाई है, क्रिमिनल कोड, भारत की सरकार ने, भारत बीएमएस क्या कहता है वो, उसके तहत जब एएलसी के यहाँ वो लोग अपना मांग को लेकर गए थे मजदूर, तो उनके खिलाफ केस किया गया और मजदूर के नेताओं को षड्यंत्र करने, देशद्रोह के खिलाफ चार्ज लगाकर गिरफ्तार किया गया। और ये शुरुआत हो चुकी है, और ये आने वाले समय में अगर आपने इसको रोकने का प्रयास नहीं किया और रोक नहीं पाए तो हम लोगों को भी गुलाम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी राघवन जी से बात हो रही है, राघवन जी ने कहा कि मजदूर ये समझ बैठा है कि जेबीसीसीआई उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है, वेतन बढ़वाना उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है,
सारी सुविधाएं उसको जिंदगी भर इसी तरह मिलती रहेगी। मजदूरों के दिमाग में ये बात आ गई। और जब मजदूर के वेतन बढ़ाने की लड़ाई जब आप करेंगे तो देखिएगा कि मजदूरों में एक उत्साह आ जाता है, वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो आपके मूलभूत अधिकार, वेतन बढ़ाने की मांग को उठाने के लिए जो संगठन है, उस संगठन पर ही संकट आ जाए, संगठन ही नहीं रहे कि आप अपने वेतन को बढ़ाने का मांग कर सके, उस संगठन पर ही खतरा पैदा हो जाए, तो मजदूर ये समझने को तैयार नहीं कि अब इस लेबर कोड के लागू होने के बाद वो कभी भी अपने वेतन की लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं रहे, कभी नहीं रहे, लड़ ही नहीं पाए। तो सीधा सीधी पैसे की मांग तो नहीं है, लेकिन मांग ये है कि हम अपने अधिकारों को बचाएं और उसको बचाए रखने के लिए जो मिला है उसको बचाए रखने के लिए, और भविष्य में भी हमारे सारे अधिकार सुरक्षित रहे, हमारी लड़ाई का अधिकार हमारे पास रहे, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हमारे पास रहे, इसके लिए लेबर कोड का पुरजोर विरोध करना जरूरी है। हड़ताल की कई मांगे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है हमने शुरुआत उसी से की। आप यही समझ लीजिए कि अब हड़ताल लेबर कोड लागू हो जाने के बाद आपको हड़ताल का नोटिस 60 दिन पहले देना पड़ेगा, और 60 दिन के दरमियान जब वो मामला एलसी के यहाँ या आरएलसी के यहाँ चला जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट में चला जाएगा, तो उस दरमियान जब तक वो मामला वहाँ पेंडिंग रहेगा आप हड़ताल नहीं कर सकते। और वो सरकार का विभाग है, वो जब आपका हड़ताल का नोटिस उसके पास जाएगा वहीं पेंडिंग रहेगा और आप हड़ताल करने से वंचित कर दिए जाएंगे। हड़ताल करेंगे तो आपकी नौकरी जाएगी, आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको सजा होगी, तो आपके ट्रेड यूनियन अधिकारों को पूरी तरह से छीन लिया। तो सवाल ये है कि आपको लड़ना है कि नहीं, केवल पैसों की मांग को लेकर लड़ना, अपने अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़नी है कि नहीं, ये आपको तय करना होगा। ये सही था कि 20 मई को जो हड़ताल होनी थी, उस हड़ताल की हम लोगों ने बहुत तेजी से तैयारी की थी, लोगों में उत्साह भी था। इस बार थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है, बोलने में कोई हिचक नहीं, लेकिन अभी हमारे पास 6-7 दिन का समय है। इस 6-7 दिन में गेट मीटिंग, पीट मीटिंग, मजदूरों से संपर्क करके, आप सभी नेता बैठे हुए हम जानते हैं, यहाँ कोई आम मजदूर नहीं बैठा, सभी अपने क्षेत्रों में जाके नीचे के स्तर पर, जमीन पर रोज गेट मीटिंग, पीट मीटिंग करके जब मुद्दों को आप समझाएंगे तो निश्चित रूप से कोयला मजदूर हमेशा से लड़ता रहा है। और कोविड के पीरियड में जब दुनिया में लॉकडाउन था, हम लोगों ने 3 दिन की सफल जबरदस्त हड़ताल करके पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को संदेश दिया, और दुनिया के अखबारों में ये बात छपी थी। इस कोविड के पीरियड में भी भारत के कोयला मजदूरों ने इतिहास का, और सारे ओर से समस्त मजदूर वर्ग से, पूरे दुनिया के मजदूर वर्ग से आपकी उस हड़ताल की प्रशंसा की गई। हमारा इतिहास, कोयला मजदूरों का इतिहास बताता है कि यहाँ संघर्ष है, और इसीलिए आज आपकी सारी सुविधाएं, आपका वेतन इस देश के बाकी पब्लिक सेक्टर या अन्य संस्थाओं में मिलने वाले वेतन से ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा समझौता करवा पाने में ट्रेड यूनियन इसलिए सक्षम हो पाती है कि आप लड़ने को तैयार रखते हैं। इसके अलावा अभी भारत की सरकार ने तय किया है, कोल इंडिया तो केवल भारत की सरकार का आदेश मानता है, यह तय किया है कि जितने नए माइंस खोलेंगे सभी माइंस या तो एमडीओ मोड में दिए जाएंगे या रेवेन्यू शेयरिंग के मोड में दिए जाएंगे। क्या है एमडीओ, इस पर तो काफी चर्चा हुई है, लोग पढ़ते तक नहीं है पर्चा, अगर पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। एमडीओ एक ऐसा मॉडल है जिसमें सारे काम भारत कोल इंडिया जमीन अधिग्रहण करने के बाद उस जमीन को निजी ठेकेदार को दे देगी और 25 सालों के लिए
वो ठेकेदार वहाँ से कोयला निकालेगा और उस कोयले को बेचने का काम तो निश्चित रूप से कोल इंडिया को दिया जाएगा, कोयला कोल इंडिया को देगा। लेकिन वहाँ जो मजदूर काम करेंगे उनका शोषण, वहाँ केवल ठेका मजदूर काम करेंगे, नियमित मजदूर नहीं रहेंगे। तो सारा का सारा कोयला उधर ठेका में दिया जाएगा। आने वाले समय में कोल इंडिया का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कोयलेरी, कोई भी खदान, कोल इंडिया अपने डिपार्टमेंटल नहीं होगा, सारा का सारा एनडीओ में होगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि आपके यहाँ कोटरी बसंतपुर में शुरू हुआ और भी जगह, कई जगह सीसीएल में 5-6 जगह शुरू हुआ। और इसके अलावे रेवेन्यू शेयरिंग में खदानों को देने की बात कही गई। जब इस देश की जनता कोविड के डर से घरों में दुखी हुई थी, मोदी की सरकार इस देश को बेचने का साजिश बड़े पुरजोर तरीके से कर रही है। और उसी पीरियड में, उसी काल में आपको याद है, एक दिन में आती थी टीवी पर निर्मला सीतारमण, दूसरे दिन वित्त राज्य मंत्री आते थे और रोज अनाउंस करते थे नेशनल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन का। और उस नेशनल पाइपलाइन मोनेटाइजेशन के तहत कोल इंडिया की खदानों को भी निजी हाथों में देने की बात कही गई थी और सरकार उस पर अमल कर रही है। जो रेवेन्यू शेयरिंग में खदानें दी जाएंगी, शुरुआत में तो कहा जा रहा है कि रेवेन्यू शेयरिंग में केवल उन खदानों को दिया जाएगा जो बंद है, जिसमें कोल इंडिया ऑपरेट नहीं करती है, क्योंकि वहां ऑपरेट करने से वहां कोयला निकालने में घाटा होता है। लेकिन वही खदानें केवल अभी रेवेन्यू शेयरिंग में दी जाएंगी। रेवेन्यू शेयरिंग क्या है? रेवेन्यू शेयरिंग और खतरनाक चीज। इसमें कोयला खदान का मालिकाना हक निजी मालिकों को दे दिया जाता है। कोयला खदान के मालिक निजी मालिक हो जाए, उसका कोई हक जो है कोल इंडिया का उस पर नहीं रहे। सीधा सीधी जो है वो निजी खदानें हो जाएगी। और वो खदानें कहाँ होंगी? जहाँ आपके डिपार्टमेंटल माइंस है, एमडीओ की माइंस है, ठीक उसके बगल में खदानें बंद पड़ी है। आपके बड़का सियाल एरिया में भी खदान है, सोंडा डी है ना, सोंडा डी दिया जाएगा एक इनको रेवेन्यू शेयरिंग में दिया जाएगा। इसका मालिकाना हक अब निजी हाथों में चला है। कोल इंडिया का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और वो अंडरग्राउंड माइंस है, अंदर कोयला जो है वो निकालेगा तो केवल उसी सीमा तक नहीं निकालेगा जिस सीमा तक वो खदान की बाउंड्री खींची हुई है कागज पर। वो उसके अंदर से मिली हुई जो सीम है दूर तक जाती है, जो दूसरे माइंस की सीम है, जिसको हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंटली हम निकालेंगे, वो सारा कोयला निकाल लिया जाएगा। आपको याद होगा कि अंबानी ने ओएनजीसी का गैस 10,000 करोड़ का गैस इसी तरह चुरा लिया। वो चोरी होगा। और सबसे बड़ी बात, कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ आपने हड़ताल की है। कोयला बेचने का अधिकार निजी हाथों में दे दें, और यही एक अधिकार निजी हाथों में देने से कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट खत्म हो जाता है। और रेवेन्यू शेयरिंग ये अधिकार दे दिया। रेवेन्यू शेयरिंग से जो कोयला निकलेगा कोल इंडिया का उस पर कोई अधिकार नहीं। जिस तरह कोल इंडिया बाजार में बेचती है, उसी तरह रेवेन्यू शेयरिंग के मालिक भी खुलेआम बाजार में कोयला बेचते हैं। क्या मजदूरों का शोषण कर 5,000 10,000 रुपये में काम करा कर जो कोयला निकाला जाए, उसकी लागत कम आएगी और आपकी लागत ज्यादा आती, आप कंपीट नहीं कर पाएंगे। वो कोयला आराम से मंडियों में बिकेगा। और आज जो कोल इंडिया का प्रॉफिट है, क्यों है आपको मालूम है? कोल इंडिया का प्रॉफिट जो है वो है कि आप ई ऑक्शन के जरिए कोयला का नीलामी करते हैं। कितना परसेंट? 20% तक करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी तक आपने केवल 13% का ही किया। कुल कोयला का उत्पादन जो कोल इंडिया करती है उसका 13% तक हम लोग बेचे हैं मैक्सिमम। कभी 10% बेचते हैं, 20% तक करने का अधिकार आपको।
ई ऑक्शन के माध्यम से कोयले का दाम जो आपको मिलता है, आप जो कोयला बेचते हैं वो सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत पर बेचा है। आपकी मजबूरी है कि अपने लागत के अनुसार नहीं बेच पाते, आप बेचते हैं सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत। लेकिन ई ऑक्शन में जो कोयला बेचते हैं वो जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा दाम पे कोयला खरीदता है उसको हम कोयला देते हैं। केवल इस ई ऑक्शन के कारण कोल इंडिया का प्रॉफिट कभी 27,000 करोड़, कभी 35,000 करोड़ रुपया होता है। और ई ऑक्शन में कोयला आपका इसलिए बिक पाता ज़्यादा दाम पर, क्योंकि ई ऑक्शन दूसरा कोई कंपटीटर नहीं है। कोयला आप ही के पास है, आप ही से खरीदना है। जिनका लिंकेज नहीं है, जिनका पहले से कोई एग्रीमेंट कोल इंडिया से नहीं है, वो खरीदते हैं जिनको कोयले की ज़रूरत है। लेकिन अगर ई ऑक्शन से कोयला बिकेगा और बेचने वाला रेवेन्यू शेयरिंग से जो माइनिंग किया हुआ कोयला रहेगा वो भी बेचने वाला रहेगा, ई ऑक्शन में आपका कोयला उस कीमत पर नहीं बिकेगा। और बिकेगा कि नहीं इसमें भी शक है। तो वैसी स्थिति में कोल इंडिया को घाटे में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप जानते हैं कि जब प्रॉफिट कम होगा, धीरे धीरे जब कोल इंडिया घाटे में जाएगी तो आपके वेतन समझौता का क्या होगा। तो अगर किसी को लगता है कि पैसे बढ़ाने की लड़ाई नहीं है या ये लड़ाई आपके सुविधाओं के लिए नहीं है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। तमाम सुविधाएं एक एक करके छीन ली जाएंगी। वैसे भी आज के दिन 70% से ज़्यादा कोयले का उत्पादन ठेका मजदूर कर रहे हैं। और कोई भी ट्रेड यूनियन कहने में हमको कोई संकोच नहीं है। हम लोगों में से कोई भी ट्रेड यूनियन बड़े पैमाने पर ठेका मजदूरों को लामबंद नहीं कर पाए। आने वाले समय में आपके हड़ताल की भी कोई कीमत नहीं रहेगी, क्योंकि उत्पादन पर नियंत्रण से 20 से क्या स्थिति पैदा होने वाली है आप सोच लीजिए। बहुत खतरनाक स्थिति आने वाली है। इसके अलावा देश के मजदूरों की स्थिति भी बहुत खराब है। उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। हम लोगों ने बहुत दिन से मांग की है कि 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। मजदूरों के लिए, देश के अन्य मजदूरों के लिए बहुत सी मांगे हैं उसमें। ठेका मजदूरों को जो कोल इंडिया में उनको भी नियमित करने की मांग है, उनको भी बोनस देने की मांग है, उनको सब तरह की मांग है। तो ये मजदूर वर्ग का हड़ताल है। अगर हम लोग इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, पीछे हटेंगे, तो हमारे लिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान है। जो यहाँ नए साथी है, युवा वर्ग जो है नेतृत्व में है, उनको समझना होगा उनका भविष्य पूरा अंधकार में चला जाएगा। और जो साथी ये सोच रहे हैं कि हम 2-4 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो ये बढ़िया से समझ लीजिए कि आपका भी नौकरी से लेके सारे चीज संकट है। तो इस संकट से अगर अपनी रक्षा करनी है, कोयला उद्योग की रक्षा करनी है और कोयला उद्योग को निजी हाथों में देने से रोकना है, तो आपको ताल ठोक कर इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए उतरना होगा मैदान में। बहुत समय नहीं बचा। आज का यह कन्वेंशन हमारे यहाँ के साथियों को हमने कहा था कि आप आयोजित कीजिए, सब ट्रेड यूनियन से मोर्चा से बात किया। हमारे श्रद्धेय कॉमरेड रविंद्र कुमार ने भी कहा था कि यह कन्वेंशन यहाँ होना चाहिए, तो आयोजन करना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों ने आपस में बात करके इसको आज आयोजित किया गया है सारे ट्रेड यूनियनों के सहयोग से। हम समझते हैं कि इस कन्वेंशन से निकलकर आप जब जाएंगे क्षेत्रों में, पूरे उत्साह के साथ आप हड़ताल को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, जी जान लगा के काम करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे 9 जुलाई की हड़ताल पूरी तरह सफल होगी और इस देश का कोयला मजदूर फिर से इतिहास कायम करने में कामयाब होगा। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। इनकलाब।